हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक मैमोग्राफी। ठीक है, जो मैमोग्राफी टॉपिक है उस पे हम 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, जिससे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंड करता है, 2 से 3, 3 से 4, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट आपका पूरा टॉपिक कवर कर देगा। ठीक है, मैमोग्राफी से ऑलमोस्ट ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है आपके लिए ये, जो भी एम सी आर ई का 2025 का एक पेपर देने वाले हैं, जो कि अपकमिंग मोस्ट रिसेंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो वही है हमारा। 22 से 24 दिसंबर के बीच में हमें टेंटेटिव डेट्स दे रखी है, और अब तक जो भी एम्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसने टेंटेटिव डेट्स में ही ऑर्गेनाइज करवा दिए हैं, तो यही हमारी फिक्स डेट्स है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की किसी भी टाइप की रेडियोग्राफर की कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उन सब के लिए भी आपका ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम कोर्स के बारे में देख लेते हैं। एस्पायरेंट्स का जो कोर्स है उसका डिस्कशन कर लेते हैं हम। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो बिल्कुल बेझिझक एस्पायरेंट्स का रेडियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस 1 लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट, और इसी के साथ ये सबके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, इट विल बी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर 7 डेज। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आफ्टर 7 डेज़ भी प्राइस है इसके ओनली 399, जिसके अंदर भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, तो इस कोड से आपको 5% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल एज टू स्टार्ट रूटीन स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज़। रूटीन स्क्रीनिंग मैमोग्राफी को शुरू करने के लिए आइडियल एज क्या मांगी जाती है? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स। बात करें हम मैमोग्राफी की, तो मैमोग्राफी इज़ अ ब्रेस्ट इमेजिंग प्रोसीजर। ठीक है, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट की इमेजिंग करते हैं। 2 टाइप ऑफ मैमोग्राफी हो जाती है, एक होती है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और एक होती है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है वो हम करते हैं असिम्प्टोमेटिक पेशेंट में एज अ रूटीन चेकअप ये होती है। तो ये बोल रहा है भाई कितने ईयर्स की वुमेंस में ये आइडियल एज रहेगी कि आइडियल रहेगा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करना। ठीक है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में। डायग्नोस्टिक क्या होता है? जो कि हम सिम्टोमेटिक पेशेंट में करेंगे, कोई एज का वो नहीं देखेंगे। अगर सिम्टम्स है तो हम जो मैमोग्राफी करेंगे, सिम्टम्स आने पे दैट्स डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, और एज अ रूटीन चेकअप जो हम कर रहे हैं दैट इज़ स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कौन सी एज आइडियल एज मानेंगे? 30, 35, 40, 50। तो देखो 30 तो भाई यंग एज हो जाती है, डेंस ब्रेड टिश्यू है, स्क्रीनिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, 35 भी रिकमेंडेड नहीं होती है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अंदर। जो 45 ईयर्स है, इट इज़ अ एवरेज रिस्क वुमेन स्टार्ट एट 40। ठीक है, एवरेज रिस्क वुमेन स्टार्ट एट 40। 50 ईयर्स में अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीनिंग बहुत लेट हो जाएगी। जो अर्ली कैंसर है, ठीक है, अर्ली जो कैंसर में बी मिस्ड। ठीक है, स्क्रीनिंग का जो मेन गोल है वो क्या है? स्क्रीनिंग का मेन गोल क्या है? अर्ली डिटेक्शन। जो कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ऐसा ना हो कि फर्दर स्टेज पे जाके हमें कैंसर डायग्नोज हो और फिर हम उसका आगे जो उसका ट्रीटमेंट का आउटकम है वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेक्शन इन मैमोग्राफी इज। मैमोग्राफी में मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेक्शन या फिर मोस्ट कॉमनली यूज व्यू कौन सा है? APPA, मीडियल लेटरल ऑब्लिक या फिर लेटरल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एपी हम यूज़ ही नहीं करते ब्रेस्ट इमेजिंग में, PA भी यूज़ नहीं करेंगे। लेटरल एडिशनल है ना कि रूटीन। तो जो मीडियो लेटरल ऑब्लिक पोजीशन है वो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेक्शन है मैमोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड स्टैंडर्ड व्यू टेकन इन मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के अंदर जो सेकंड स्टैंडर्ड व्यू है वो कौन सा रहेगा? APCC, ऑब्लिक या फिर एक्सियल। ठीक है, तो भाई 2 व्यू हो जाते हैं ना, 2 व्यू हो जाते हैं मैमोग्राफी में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जो स्टैंडर्ड व्यूज़ है मैमोग्राफी के, जो कि क्या है? स्टैंडर्ड व्यूज़ है मैमोग्राफी के। एक तो होता है हमारा MLO व्यू, दैट इज़ मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू।
मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू, और जो दूसरा है हमारा वो है सीसी। सीसी क्या होता है? क्रेनियोकॉर्डल व्यू, ठीक है। और जो सीसी होता है इट इज़ टिपिकली द सेकंड व्यू, ये सेकंड व्यू होता है। पहले हम किस में लेंगे? पहले मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू में, एंड देन वी विल टेक क्रेनियोकॉर्डल व्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीसी, दैट इज क्रेनियोकॉर्डल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएलओ व्यू प्राइमरीली डेमोन्स्ट्रेटेड। जो मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू है वो प्राइमरीली क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, क्या इवेल्युएट करेगा? मीडियल ब्रेस्ट टिश्यू, लेटरल ब्रेस्ट टिश्यू, एक्सिलरी टेल, या फिर निपन ओनली। तो अगर हम बात करें एमएलओ व्यू की, मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू, तो इट डेमोन्स्ट्रेट एक्सिलरी टेल। ये एक्सिलरी टेल को बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर देगा। मीडियल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें क्रेनियोकॉर्डल व्यू में ज़्यादा अच्छे से दिखती है, बेटर इन क्रेनियोकॉर्डल व्यू। लेटरल ब्रेस्ट की हम बात करूँ, लेटरल ब्रेस्ट टिश्यूज़ की, तो ये पार्शली ओनली। निपल ओनली, तो ये तो इनकरेक्ट है, सिर्फ निपल देखने के लिए हम ऐसे कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सिलरी टेल, एमएलओ व्यू फॉर एक्सिलरी टेल, प्राइमरी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सिलरी टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंप्रेशन पैडल इन मैमोग्राफी इज यूज टू। मैमोग्राफी के अंदर जो हम कंप्रेशन पैडल यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? डोज को बढ़ाना, मोशन रिड्यूस करना, मैग्नीफिकेशन बढ़ाना, या फिर कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस करना। तो इंक्रीज ड्रोन तो कंप्रेशन एक्चुअली रिड्यूसेज डोज, ठीक है। रिड्यूस मोशन, बिल्कुल, लेस मोशन, शार्पर इमेज एंड लेस डोज। देन तो ये क्या कर रहा है? कंप्रेशन पैडल मोशन रिड्यूस करता है, शार्पर इमेज। इंक्रीज मैग्निफिकेशन, इट इज रन सेपरेटली। रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट, कंप्रेशन इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट, ना कि रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है टिपिकल केवीपी रेंज यूज इन मैमोग्राफी इज। मैमोग्राफी के अंदर केवीपी रेंज हम क्या यूज़ करते हैं? तो सबको पता है भाई, मैमोग्राफी में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लो केवीपी और हाई एमएएस यूज़ करते हैं। लो केवीपी एंड हाई एमएएस। तो कितना लो केवीपी? लो केवीपी 20 to 30 केवीपी, और ये क्या करता है? लो केवीपी गिव्स हाई कॉन्ट्रास्ट। कुछ बुक्स में आपको 25 to 35 केवीपी भी रेंज मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टारगेट मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन मैमोग्राफी ट्यूब इज। मैमोग्राफी ट्यूब के अंदर हम कॉमनली कौन सा टारगेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? टंगस्टन, कॉपर, मॉलिब्डेनम या लेड? तो ठीक है, मॉलिब्डेनम। क्यों हम मॉलिब्डेनम टारगेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? लो एटॉमिक नंबर का है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 42। और ये क्या करता है? प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक लो एनर्जी एक्सरेज, ठीक है। लो एनर्जी एक्सरेज यूज़ करेगा ये, प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक लो एनर्जी एक्सरे। लेड की अगर मैं बात करूँ तो ये तो शील्डिंग में काम आता है। टंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, जैसे हार्ड बीम। कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड एज फिल्टर समटाइम्स, नॉट टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्टर कॉमनली यूज्ड इन मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में हम कॉमनली कौन से टाइप का फिल्टर यूज़ करते हैं? तो अगर मैं बात करूँ कॉमनली मैमोग्राफी के अंदर, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, टिन। तो मैमोग्राफी के अंदर मॉलिब्डेनम टारगेट, मॉलिब्डेनम फिल्टर। तो मॉलिब्डेनम का ही फिल्टर हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट मैचेस मॉलिब्डेनम टारगेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। टिन यूज़ नहीं होता है। जो एल्यूमिनियम है वो तो जनरल रेडियोग्राफी में यूज़ होता है, ना कि मैमोग्राफी के अंदर। और जो कॉपर है, कॉपर हाई एनर्जी फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्टर जो कॉमनली यूज़ कर रहे हैं मैमोग्राफी में, दैट इज़ मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनोड एंगल इन मैमोग्राफी ट्यूब इज़ यूजुअली। तो मैमोग्राफिक ट्यूब के अंदर जो एनोड एंगल है वो कितना रहता है यूजुअली? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 16 डिग्री या 30 डिग्री। तो हम जो एनोड एंगल है मैमोग्राफी के अंदर वो कैसा रखते हैं? स्मॉल। क्यों रखते हैं भाई एनोड एंगल स्मॉल? स्मॉल एनोड एंगल है, अफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉल हो जाएगा, अफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, है ना। अफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉल हुआ तो हाई स्पेक्चर रिजोल्यूशन, दैट्स वाई वी विल प्रिफर स्मॉलर एनोड एंगल इन मैमोग्राफी। और कितना स्मॉलर? 5 डिग्री।
नेक्स्ट है मैमोग्राफी मेनली यूजेज, मैमोग्राफी मेनली क्या यूज़ कर रहा है, हाई केवीपी, लो केवीपी, हाई एमएस या फिर हाई फिल्ट्रेशन। तो मैमोग्राफी मेनली यूजेस हाई केवीपी, लो केवीपी, हाई एमएस। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो केवीपी हाई एमएस दोनों ही, ठीक है। लो के बोथ ऑफ दिस होना चाहिए था, डी ऑप्शन कर देते हैं हम हाई फिल्ट्रेशन को काट के, बोथ ऑफ दिस। तो बिकॉज मैमोग्राफी मेनली यूजेज लो केवीपी एंड हाई एमएस, तो बोथ ऑफ दिस, ठीक है। लो केवीपी क्यों करता है हमने देख लिया, फॉर इम्प्रूविंग सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ ब्रेस्ट कंप्रेशन इज टू, जो हम ब्रेस्ट कंप्रेस कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, इंक्रीज एक्सपोजर, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट या फिर इंक्रीज थिकनेस। तो क्या करता है भाई, इंक्रीज थिकनेस तो नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा, इम्प्रूव मतलब थिकनेस को कम कर यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट नहीं, कंप्रेशन कॉजेज टेम्प्रेरी डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल। ब्रेस्ट कंप्रेशन में क्या होगा, टिश्यू सेपरेशन बेटर विच विल इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट। इंक्रीज एक्सपोजर नहीं, मोशन रिड्यूस हो रहा है तो एक्सपोजर भी क्या होगा, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रेस्ट टिश्यू इज मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन, ब्रेस्ट कौन से टाइप का ब्रेस्ट टिश्यू है जो कि रेडिएशन के टूवर्ड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, फैटी टिश्यू, फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू, स्किन या फिर मसल्स, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की, तो कौन कौन से 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हो जाते हैं, फाइब्रस, ग्लैंडुलर एंड एडिपोज। एडिपोज दैट इज फैट टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है, ग्लैंडुलर, मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, हाईली रेडियो सेंसिटिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमोग्राफी इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग, मैमोग्राफी इनमें से कौन सी कंडीशन को डिटेक्ट या फिर इवेल्युएट करने के लिए बेस्ट है, सिस्ट, कैल्सिफिकेशंस, बोन लीजन्स या फिर लंग नोड्यूल्स। तो जो सिस्ट है ब्रेस्ट की वो तो बेटर दिखेगी हमें यूएसजी के अंदर, ठीक है। जो कैल्सिफिकेशंस हैं बिल्कुल, स्पेशली माइक्रो कैल्सिफिकेशंस जो है वो हमें बेस्ट दिखेंगे किसमें, मैमोग्राफी के अंदर, ठीक है, स्पेशली माइक्रो कैल्सिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो कैल्सिफिकेशन अपेयर एज, मैमोग्राफी के अंदर जो माइक्रो कैल्सिफिकेशन है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, डार्क शेडोज, लीनियर लाइंस, स्मॉल वाइट डॉट्स या एयर पॉकेट्स। तो बिल्कुल माइक्रो कैल्सिफिकेशन टिपिकली अपेयर एज स्मॉलर वाइट डॉट्स, डार्क शेडोज तो हमें रेडियोल्यूसेंट है ना, और लीनियर लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइब्रस टिश्यू हमें दिखाई देंगे ऐसे, और एयर पॉकेट्स भी हमें रेडियोल्यूसेंट दिखाई देगी। और जो माइक्रो कैल्सिफिकेशन है इट इज़ अपेयर एज स्मॉल वाइट डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट यूज टू मेज़र रेडिएशन डोज इन मैमोग्राफी इज़, मैमोग्राफी के अंदर जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन डोज को मेज़र करने के लिए वो हम कौन सी यूज़ करेंगे, रोइंजन ग्रे, साइवर्ट या फिर मिलीग्रे, ठीक है। तो कौन सी यूज़ करेंगे मैमोग्राफी के अंदर डोज को मेज़र करने के लिए, मिलीग्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज ग्लैंडुलर डोज रेफर्स टू डोज एब्जॉर्ब बाय, जो एवरेज ग्लैंडुलर डोज है वो कौन सी डोज है जो कि किसने एब्जॉर्ब करी है, स्किन ने, फैट ने, ग्लैंडुलर टिश्यू या मसल। तो बिल्कुल ग्लैंडुलर टिश्यू, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, मोस्ट कैंसर सेंसिटिव टिश्यू, इसने जितनी डोज एब्जॉर्ब करी है विच इज़ एवरेज ग्लैंडुलर डोज। स्किन तो एंट्रेंस डोज हो जाती है, फैट लेस सेंसिटिव है, मसल नॉट टारगेटेड एरिया इन मैमोग्राफी। स्पॉट कंप्रेशन व्यू इज़ डन टू, जो स्पॉट कंप्रेशन व्यू जो होता है वो किस लिए होगा, डोज को घटाने के लिए, विजुअलाइज सस्पिशियस एरिया, इंक्रीज मैग्नीफिकेशन या फिर रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट। तो देखो स्पॉट कंप्रेशन व्यू इज़ डन टू विजुअलाइज सस्पिशियस एरिया, ठीक है, लोकलाइज कंप्रेशन, सस्पिशियस एरिया को देखने के लिए हम क्या प्रेफर कर रहे हैं, स्पॉट कंप्रेशन व्यू। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी इज़ मेनली यूज्ड फॉर, जो मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी है वो मेनली किसके लिए यूज़ होती है, मास लीजन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, सिस्ट या स्किन लीजन। मैग्नीफिकेशन से पता पड़ गया कि हमें कुछ हमें जिसको बड़ा करके देखना है, जो हमें छोटा दिखाई दे रहा है तो मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में वो हमें बड़ा दिखाई देगा,
ठीक है। तो मास लीजन के लिए तो रूटीन व्यू सफिशिएंट है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन का डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी। सिस्ट के लिए यूएसजी प्रेफर करेंगे, स्किन लीजन तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी इज मेनली यूज फॉर माइक्रो कैल्सिफिकेशन फॉर इट्स डिटेल्ड इवेल्युएशन। नेक्स्ट है द फोकल स्पॉट साइज इन मैमोग्राफी इज, मैमोग्राफी के अंदर फोकल स्पॉट की साइज कितनी रहती है, लार्ज, वेरी लार्ज, स्मॉल या फिर वेरिएबल। तो कितनी हो जाती है भाई, स्मॉल ही रखेंगे। हाई डिटेलिंग रिक्वायरमेंट है, हमें हाई डिटेल्ड इवेल्युएशन चाहिए, हाई डिटेल्ड रिक्वायर्ड, तो जो फोकल स्पॉट साइज है मैमोग्राफी के अंदर वो हमें स्मॉल ही रखनी है। लार्ज से रिजोल्यूशन पुअर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज है तो और ब्लर हो जाएगी। वेरिएबल नहीं होती, जनरली स्मॉल ही हम यूज़ करेंगे फोकल स्पॉट के साइज मैमोग्राफी के अंदर। और भाई कितनी यूज़ करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, ये तो नहीं पूछ रहा, हम देख लेते हैं भाई। 0.3 mm तो हम फोकल स्पॉट की साइज यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड व्यूज़, ठीक है। और हम 0.1 mm इतना ज़्यादा स्मॉल कब लेंगे हम, जब हमें मैग्नीफिकेशन व्यूज़ के लिए हम इतना छोटा स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करेंगे, मतलब 0.1 to 0.3 mm। नेक्स्ट है द टिपिकल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इन मैमोग्राफी इज अप्रॉक्सीमेटली, मैमोग्राफी के अंदर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रहता है, 50, 60, 100 या फिर 180, तो कितना रहता है 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर इज यूज इन डिजिटल मैमोग्राफी, डिजिटल मैमोग्राफी में हम कौन से टाइप के डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, CR प्लेट, फ्लैट पैनल डिटेक्टर, इमेज इंटेंसीफायर या फिर फिल्म ओनली। तो CR प्लेट तो हम ओल्डर सिस्टम में यूज़ करते थे, ओल्डर सिस्टम में, लेस एफिशिएंट देन DR। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स तो बिल्कुल डायरेक्ट डिजिटल सिस्टम में हम ये यूज़ करते हैं, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। क्यों ये हम प्रेफर कर रहे हैं, फॉर बेटर रिजोल्यूशन एंड डोज एफिशिएंसी, इमेज इंटेंसीफायर इट इज़ यूज इन फ्लोरोस्कोपी, फिल्म ओनली, कन्वेंशनल मैमोग्राफी में। नेक्स्ट है मैमोग्राफी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, मैमोग्राफी इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एल्डरली वुमेन या पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। तो भाई पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में तो ये कॉमनली स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, इसमें तो नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, रूटीनली हम यूज़ करते हैं। एल्डरली वुमेन, उसमें भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रहेगी। लैक्टेशन पीरियड के अंदर कैन बी डन इफ़ नीडेड, बट प्रेगनेंसी के अंदर लार्ज रेडिएशन रिस्क टू फीटस, तो मैमोग्राफी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है विच व्यू बेस्ट शोज मीडियल ब्रेस्ट टिश्यू, इनमें से कौन सा व्यू है जिसके अंदर हमें मीडियल ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, मीडियो लेटरल ऑब्लिक, क्रेनियोकॉर्डल, LM RM। तो भाई LM RM क्या हो जाते हैं, LM तो हो जाता है हमारा लेट्रोमीडियल और RM हो जाता है रेडियोमीडियल। ये क्या है भाई, स्पेशलाइज व्यूज़ हैं जो कि स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो CC क्रेनियोकॉर्डल व्यू है वो मेनली यूज़ होता है किसके लिए, मीडियल ब्रेस्ट टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। मीडियल ब्रेस्ट टिश्यूज़ या फिर मैं देख लूँ मीडियल जो टिश्यूज़ हैं उनको अच्छे से दिखाएगा। और अगर मैं बात करूँ किसकी, लेटरल और एक्सियल की, तो वो किस में हो जाएंगे, तो मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू, इसके अंदर जो लेटरल और एक्सिलरी टिश्यूज़ है वो हमें अच्छे से दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हील इफेक्ट इज़ यूज्ड इन मैमोग्राफी टू, जो मैमोग्राफी के अंदर हील इफेक्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, रिड्यूस रोज, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, मैच ब्रेस्ट थिकनेस, इंक्रीज एक्सपोजर रेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू मैच ब्रेस्ट थिकनेस, ठीक है। क्या करेंगे इसके दौरान हम, जो थिकर चेस्ट वॉल है, थिकर चेस्ट वॉल साइड गेट्स हायर इंटेंसिटी, जो थिकर चेस्ट वॉल साइड है उसको हायर इंटेंसिटी देंगे। तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ब्रेस्ट की थिकनेस को, जिससे यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दैट्स वाई हील इफेक्ट इज यूज्ड इन मैमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरेट्स इज रिलेटेड टू एक्सपोजर फैक्टर्स, ब्रेस्ट डेंसिटी, रिपोर्टिंग सिस्टम या इमेज प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम बिरेट्स का पूरा नाम देख लेते हैं, ये भी एक पेपर में पूछा गया था, ब्रेस्ट इमेजिंग
रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, बेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, दैट इज़ बिरेट्स। अब इसके नाम से ही पता पड़ जाएगा ये क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड्स है 0 to 6 कैटेगरी पे, हम इससे वो कर देंगे, आगे है कैटेगरी के क्वेश्चन। तो ब्रेस्ट इमेजिंग का पूरा नाम क्या होता है, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है बिरेट्स कैटेगरी 0 मीन्स, अगर बिरेट्स की कैटेगरी 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, बिनाइन, इनकम्प्लीट या फिर मैलिग्नेंट। तो बिरेट्स की कैटेगरी सबसे पहले देख लो 0 to 6 तक होती है, नॉर्मल, बिनाइन, इनकम्प्लीट, मैलिग्नेंट। तो क्या होता है बिरेट्स कैटेगरी 0 का मतलब, बिरेट्स कैटेगरी 0 का मतलब होता है कि इट मीन्स कि जो असेसमेंट है या फिर जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट। दैट मीन्स दैट रेडियोलॉजिस्ट नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको और एडिशनल इमेजिंग इवैल्यूएशन चाहिए, जैसे कि कोई अल्ट्रासाउंड या फिर और मैमोग्राम व्यूज़ उसे चाहिए। ठीक है, ये इंडिकेट्स करता है कि जो असेसमेंट है वो क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन है, जो भी रह जाएगी उसके मैं एक बार एक साथ बता दूंगी, है ना। बिरेट्स कैटेगरी 5 इंडिकेट्स, जो बिरेट्स कैटेगरी 5 है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रोबेबली बिनाइन, सस्पिशियस, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी या फिर नेगेटिव। तो बिरेट्स कैटेगरी 5 इंडिकेट्स हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब कि सजेस्टिव है, मतलब जो सिम्टम से ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, हाईली सजेशन है किसका, मैलिग्नेंसी का, मतलब मोर देन 95% चांसेस हैं अगर बिरेट्स कैटेगरी 5 है तो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ब्रेस्ट डेंसिटी हैज़ हाईएस्ट कैंसर रिस्क, कौन से ब्रेस्ट की डेंसिटी में जो कैंसर का रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होगा, फैटी, स्कैटर्ड, हेट्रोजेनसली डेंस या एक्सट्रीमली डेंस। तो फैटी है तो रिस्क क्या है, कम है, लोवेस्ट रिस्क। स्कैटर्ड है तो माइल्ड रिस्क, हेट्रोजेनसली डेंस है तो मॉडरेट रिस्क, लेकिन अगर एक्सट्रीमली डेंस है तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिस्क। अच्छा, नेक्स्ट भी वो नहीं है ना उसका, इसके 0 to 6 वाला, तो हम देख लेते हैं 0 to 6। बिरेट्स हमने देख लिया क्या होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, इसको कैटेगरी 0 से 6 हम इंडिकेट करते हैं, पूरा 0 से 6 पूरा देख लेते हैं। देखो 0 का मतलब क्या हो गया, हाँ हो सकता है कि अब तक ये क्वेश्चन नहीं आए हों, बट मे भी आ सकता है, तो हम क्लियर कर लेते हैं। जो नॉर्मली जो आ चुका है वो तो हम देख ही रहे हैं, बट एक जो नहीं आता वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बिरेट्स तो पूछ ही रहता है, क्या पता ये भी पूछे, तो पता होना चाहिए ना। और बिल्कुल छोटा सा ही है, इसमें 1 वर्ड में बताऊँगी। 0 में मतलब इनकम्प्लीट असेसमेंट है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी रिजल्ट नहीं आ जाता नेगेटिव, मतलब कि इट इज़ नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी, कोई मास नहीं है, कोई लीजन्स नहीं है, कोई सस्पिशियस कैल्सिफिकेशन नहीं है, तो इट इज़ नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी। कैटेगरी 2 का मतलब क्या हो जाता है, बिनाइन फाइंडिंग है, ठीक है। बिनाइन फाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि नॉन कैंसेरियस फाइंडिंग आइडेंटिफाइड हुई है, नॉन कैंसेरियस फाइंडिंग आइडेंटिफाइड हुई है, दैट मीन्स अगर कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग, मतलब प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग मतलब कितनी, ग्रेटर देन 98%, ठीक है। ये बताएगा कि भाई फॉलोअप पे रखना है, यूजुअली इन 6 मंथ टू कंफर्म स्टेबिलिटी ओवर टाइम, ठीक है, इमीडिएट बायोप्सी करने से अच्छा। इसका मतलब क्या हो गया कि हाई प्रोबेबिलिटी है बिनाइन की, 100% नहीं है, बट मोर देन 98% है ना। और कौन सी हुई, 4th, कैटेगरी 4 का मतलब क्या हो गया कि सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी है, सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, क्लासिक अपीयरेंस नहीं है मैलिग्नेंसी का, लेकिन हो सकता है कि कैंसर हो, तो बायोप्सी हम सजेस्ट कर देंगे, है ना, बायोप्सी इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी है
नेक्स्ट है 5 हमने देख लिया, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, कि भाई अब इस केस के अंदर जो मैलिग्नेंसी होने के चांसेस है वो मोर देन 95% गए, हाईएस्ट सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। कैंसर वो सॉरी क्या 6 कैटेगरी 6 में क्या हो गया, नॉन मैलिग्नेंसी, मतलब कि ये प्रूव हो चुका है कि मैलिग्नेंसी है, ठीक है। और ये कैसे प्रूवन हो जाएगा भाई, इसमें नॉन मैलिग्नेंसी है मतलब प्रायर बायोप्सी हो चुकी है, प्रायर बायोप्सी हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब बायोप्सी में आ गया है कि मैलिग्नेंसी है, तो हम इसको ही, तो दिस कैटेगरी इज टिपिकली यूज्ड फॉर मॉनिटर द मैलिग्नेंसी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये जो मैलिग्नेंसी है उसको मॉनिटर करेगा ट्रीटमेंट के दौरान कि भाई कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा है, अब कितनी है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भाई सिर्फ मैमोग्राफी से तो हम मैलिग्नेंसी कंफर्म नहीं करते ना, वो तो हम देखते हैं, फिर आगे बायोप्सी लिख देते हैं, बायोप्सी में कंफर्म हो गया, फिर बायोप्सी में जब कंफर्म हुआ तो कैटेगरी 6 का मतलब क्या हो गया, मॉनिटर कर रहे हैं मैलिग्नेंसी को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो 0 से 6 होता है, 0 के अंदर इनकम्प्लीट, 1 का मतलब नेगेटिव है मैलिग्नेंसी के लिए, 2 का मतलब है कोई बिनाइन फाइंडिंग मिली है, 3 का मतलब है प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग हो सकती है, मोर देन 98% चांस है, चौथे का मतलब है सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी है, बायोप्सी हम सजेस्ट कर सकते हैं। 5th है हाईली सजेस्टिव है मैलिग्नेंसी का, मोर देन 95% चांस है। 6th का मतलब है कि भाई मैलिग्नेंसी है, इससे पहले बायोप्सी करा के कंफर्म कर चुके हैं, अब वो कैटेगरी 6 के अंदर से आ गया है और हम मॉनिटर कर रहे हैं मैलिग्नेंसी को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मैमोग्राफी एडवांटेज ओवर फिल्म इज। डिजिटल मैमोग्राफी का क्या एडवांटेज है अगर हम उसे कंपेयर करेंगे फिल्म से, लोअर कॉन्ट्रास्ट, हाई डोज, इमेज मैनिपुलेशन या फिर नो स्टोरेज। तो अगर हम देखें डिजिटल मैमोग्राफी का एडवांटेज ओवर फिल्म, तो लोअर कॉन्ट्रास्ट नहीं, हमें सबसे पहले तो एडवांटेज देखना है, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा, और जबकि डिजिटल मैमोग्राफी है वह बेटर कॉन्ट्रास्ट, डोज भी इसमें कम लगेगा, इमेज मैनिपुलेशन बिल्कुल हम इसमें इमेज को जूम कर सकते हैं, विंडोइंग कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। नो स्टोरेज, बल्कि इसमें ईजिली डिजिटल स्टोरेज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैमोग्राफी ग्रिड रेशो इज़ यूजुअली, मैमोग्राफी के अंदर जो हम ग्रिड रेशो यूज़ कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, यूजुअली 1:1, 3:1, 5:1 या 12:1। तो स्टैंडर्ड मैमोग्राफी ग्रिड इज ऑफ रेशो 5:1, स्टैंडर्ड मैमोग्राफी ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विच साइन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। इनमें से कौन सा साइन है जो कि मोस्ट सजेस्टिव है मैलिग्नेंसी का। स्मूथ मतलब इनमें से ऐसा क्या दिखेगा हमें मैमोग्राफी के अंदर जो हम कह सकते हैं कि भाई मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्मूथ मार्जिन्स, राउंड मास, स्पिक्यूलेटेड मास, वेल डिफाइंड एजेस। तो देखो स्मूथ मार्जिन्स ये भी बिनाइन है, राउंड मास ये भी ऑफन बिनाइन ही है फाइंडिंग, है ना। वेल डिफाइंड एजेस इट इज़ ऑल्सो बिनाइन, बट स्पिक्यूलेटेड मास अगर हमें दिख रहा है तो इट इज़ अ क्लासिक मैलिग्नेंट साइन, क्लासिक मैलिग्नेंट साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द ब्रेस्ट इज पोजिशन ऑफ मैमोग्राफी यूनिट कॉल। जब हम ब्रेस्ट को पोजिशन कर रहे हैं मैमोग्राफी यूनिट के अंदर तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिटेक्टर, कंप्रेशन प्लेट, बक्की या कैसेट होल्डर। तो डिटेक्टर तो क्या हो जाता है, इमेज रिसेप्टर, तो कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। कंप्रेशन प्लेट क्या कर रही है, होल्ड्स एंड कंप्रेस ब्रेस्ट, होल्ड एंड कंप्रेसेस ब्रेस्ट। बक्की जनरली रेडियोग्राफी टर्म है, कैसेट होल्डर ओल्डर सिस्टम। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज डन फॉर। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हमने देखा था, इट इज़ डन फॉर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट एज अ रूटीन मैमोग्राफी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी इज डन व्हेन रूटीन स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट पेन ओनली, एबनॉर्मल स्क्रीनिंग रिजल्ट या फिर प्रेगनेंसी। तो जो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी है ये तब हम कब करेंगे, एबनॉर्मल स्क्रीनिंग रिजल्ट, मतलब कोई एबनॉर्मल स्क्रीनिंग रिजल्ट आए हैं देन वी विल फर्दर इवेल्युएट देन इट्स विल बी डायग्नोस्टिक मैमोग्राफीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑन मैमोग्राम इज। मैमोग्राम के ऊपर हमें जो मोस्ट कॉमन साइन दिखेगा ब्रेस्ट कैंसर का वो क्या है, सिस्ट, असिमेट्री, कैल्सिफिकेशन,
स्पिकुलेटेड मास तो बिल्कुल हमने पहले ही देख लिया, जो कैल्सिफिकेशन तो पैटर्न पे डिपेंड करता है, असिमेट्री नॉन स्पेसिफिक है, सिस्ट बिनाइन हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि हमें मैमोग्राम क्या होता है, मैमोग्राफी से जो हमें इमेज मिलेगी दैट्स कॉल्ड मैमोग्राम। तो स्ट्रॉन्ग मैलिग्नेंट इंडिकेटर है व्हाट, स्पिकुलेटेड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैमोग्राफी यूजेज विच टाइप ऑफ रेडिएशन। तो मैमोग्राफी कौन से टाइप के रेडिएशन यूज़ कर रहा है, गामा रेज, बीटा रेज, एक्सरेज या अल्फा पार्टिकल। तो बिल्कुल एक्सरे ही यूज़ कर रहा है, बस लो एनर्जी एक्सरेज यूज़ कर रहा है। कौन से टाइप बोलते हैं हम उसको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ब्रेस्ट लीजन इज यूजुअली बिनाइन। कौन सा ब्रेस्ट लीजन यूजुअली बिनाइन होता है, स्पिकुलेटेड मास, क्लस्टर्ड कैल्सिफिकेशन, वेल डिफाइंड राउंड मास या फिर स्किन थिकनेस। तो कौन सा ब्रेस्ट लीजन बिनाइन होगा, तो स्पिकुलेटेड मास तो हम देख चुके हैं मैलिग्नेंट है, ये क्लस्टर्ड कैल्सिफिकेशन सस्पिशियस है, ठीक है, मैलिग्नेंट बिनाइन नहीं बोल सकते हम इसको। वेल डिफाइंड राउंड मास तो इट इज़ अ बिनाइन फीचर, ठीक है, इट इज़ अ बिनाइन फीचर। स्किन थिकनिंग इज ऑल्सो मैलिग्नेंसी साइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रिड्यूसेस डोज बाय। कंप्रेशन डोज को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, केवीपी बढ़ाने से नहीं, केवीपी कम यूज़ करते हैं हम। रिड्यूसिंग ब्रेस्ट थिकनेस, बिल्कुल ब्रेस्ट की थिकनेस हुई तो डोज भी क्या हो गया, कम हो गया, लेस डोज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। इंक्रीजिंग एमएस तो डोज बढ़ाएगा कि रिड्यूस करेगा, इंक्रीजिंग एसआईडी नॉट मेन फैक्टर। तो कंप्रेशन रिड्यूसेस डोज बाय रिड्यूसिंग ब्रेस्ट थिकनेस। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ एईसी इन मैमोग्राफी। जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, इसका पूरा नाम है क्या है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। और फ्लोरोस्कोपी में क्या यूज़ करते हैं हम, एबीसी, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के ऊपर भी वीडियो आएगा। तो पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल इन मैमोग्राफी टू रिड्यूस, टू कंट्रोल, इस इंक्रीज नॉट या इंक्रीज डोज। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू इज बेस्ट टू लोकेलाइज लीजन डेप्थ। कौन सा व्यू बेस्ट रहेगा लीजन की डेप्थ के लिए, सीसी, क्रेनियोकॉर्डल, मीडियोलैटरल, ऑब्लिक, ट्रू लैटरल या एक्सिलरी। तो ट्रू लैटरल जो है वो हमें, ट्रू लैटरल जो है इसके अंदर हमें सुपीरियर से इन्फीरियर लोकेशन दिख जाएगी, शो सुपीरियर टू इन्फीरियर लोकेशन। तो हमें इसमें लोकलाइज लीजन डेप्थ परफेक्टली दिखेगी। क्रेनियोकॉर्डल 2D ओवरलैप, मीडियोलैटरल ऑब्लिक, एक्सिलरी लिमिटेड है ना, मतलब एक्सिलरी में लिमिटेड ही आ पाएगी, बेस्ट नहीं है कि वो डेप्थ की जो लीजन की जो डेप्थ है उसको पूरा अच्छे से बताए। तो ट्रू लैटरल के अंदर वो हमें परफेक्टली दिखेगी। नेक्स्ट है, मैमोग्राफी डिटेक्ट्स कैंसर एट एन अर्ली स्टेज बिकॉज ऑफ। मैमोग्राफी में ऐसा क्या है कि वो अर्ली स्टेज पे ही कैंसर को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। हाई डोज, नो, इट इज़ एन अनवांटेड फैक्टर। हाई रिजोल्यूशन, बिल्कुल रिजोल्यूशन हाई है मैमोग्राफी के अंदर, तो ये क्या करेगा, माइक्रो कैल्सिफिकेशन को जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट्स माइक्रो कैल्सिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोमोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। टोमोसिंथेसिस को और क्या बोलते हैं हम, 2D मैमोग्राफी, 3D मैमोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट मैमोग्राफी या स्पॉट इमेजिंग। तो देखो कॉन्ट्रास्ट और स्पॉट इमेजिंग तो अलग हो गया। टोमोसिंथेसिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3D मैमोग्राफी विच यूज मल्टीपल स्लाइसेस। 2D मैमोग्राफी इट इज़ अ कन्वेंशनल मैमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टोमोसिंथेसिस का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है भाई इसका, हमें इसमें 3D इमेज मिल रही है, तो जो टिश्यू की ओवरलैपिंग है वो कम होगी, रिड्यूस टिश्यू ओवरलैपिंग, बेटर लीजन डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर शुड बी विजिबल इन गुड मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू। गुड मतलब अच्छे से मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू के अंदर हमें कौन सा स्ट्रक्चर अच्छे से विजुअलाइज होगा, निपल ओनली, पेक्टोरलिस मसल, क्लैविकल या स्टर्नम। तो जो गुड एमएलओ व्यू, गुड मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू है, तो हमें जो पेक्टोरलिस मसल है वो बहुत अच्छे से विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निपल शुड बी सीन इन प्रोफाइल 2। निपल हमें दिखना चाहिए प्रोफाइल के अंदर, उसका क्या रीज़न है, डोज को रिड्यूस करने के लिए, मोशन को अवॉइड करने के लिए, डिटेक्ट रिट्रैक्शन या इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। तो डिटेक्ट रिट्रैक्शन विच इज़ अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, विच इज़ अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैमोग्राफी कैसेट साइज कॉमनली यूज्ड इज। मैमोग्राफी में जो हम कैसेट साइज है वो कॉमनली का मतलब जो स्टैंडर्ड साइज यूज़ हो रही है तो वो कौन सी, 18-24, ठीक है। कैसेट साइज कितने, 18-24 सेंटीमीटर की कैसेट साइज जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो 24-30 है वो लार्ज ब्रेस्ट के लिए है, 35x43 चेस्ट साइज, 8x10 फॉर स्मॉल इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट इम्प्लांट पेशेंट रिक्वायर। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट पेशेंट्स को किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, मैमोग्राफी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो नहीं भाई, मैमोग्राफी की रिक्वायरमेंट तो होगी। एक्स्ट्रा व्यूज़, बिल्कुल एक्स्ट्रा व्यूज़ चाहिए इसको, दैट इज़ इम्प्लांट डिस्प्लेसमेंट व्यूज़। वैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए जो हम एक टेक्निक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्लेंट टेक्निक, ठीक है भाई। हायर केवीपी ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन में केवीपी तो हम लोअर ही करेंगे, नो कंप्रेशन नहीं, कंप्रेशन इज जेंटल कंप्रेशन फिर भी नीडेड है। नेक्स्ट है अभी मैंने ऊपर ही बता दिया, एंगलेंट टेक्निक इज़ यूज फॉर। तो एंगलेंट टेक्निक जो होती है वो यूज़ होती है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये जो मैं बता रही थी यहाँ पे एक्स्ट्रा व्यूज़ चाहिए हमें, तो उस एक्स्ट्रा व्यूज़ में से जो टेक्निक है जो हम यूज़ करेंगे किस लिए करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल मैमोग्राफी इज़ डन मेनली फॉर। मेल्स के अंदर मैमोग्राफी मेनली कौन सी कंडीशन में कर दी जाती है, इट इज़ मेनली इन गायनेकोमेस्टिया। तो मेल मैमोग्राफी डन मेनली फॉर गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कौन सी कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा कि जो मेल ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उनका एनलार्जमेंट हो रहा है, किस वजह से, इम्बैलेंस बिटवीन हॉर्मोन्स, ठीक है। कौन से हॉर्मोन्स के बीच के इम्बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी आज की वीडियो का, क्वालिटी एश्योरेंस इन मैमोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट टू। मैमोग्राफी के अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंक्रीज वर्कलोड, रिड्यूस इमेज क्वालिटी, एंश्योर डोज एंड इमेज क्वालिटी, या फिर इंक्रीज एक्सपोजर। तो क्वालिटी एश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है टू एंश्योर डोज एंड इमेज क्वालिटी, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी प्लस डायग्नोसिस, फॉर बोथ पर्पसेस क्वालिटी एश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। डोज को इंश्योर करने के लिए कि भाई डोज ज़्यादा तो नहीं जा रही है ब्रेस्ट पे और इमेज की क्वालिटी सही तो आ रही है, इन सब के लिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं मैमोग्राफी के। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। बड़े ही कम टाइम में हमने अच्छे से 50 MCQs क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो देखने में फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैमोग्राफी तो मैंने कर रखा है, ज़्यादा नहीं टाइम देना है, तो 2x2 की स्पीड पे करो और जल्दी से बस क्वेश्चंस को एक बार वन टाइम विजुअलाइज तो ज़रूरी है ना, वन टाइम वॉच तो ज़रूरी है, तो वो तो बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा जिसको भी एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।